ध्यान दीजिए, हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा केमिकल काइनेटिक्स का आज एक सेकंड लेक्चर है। हम लोग सेकंड लेक्चर को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम लोगों को पढ़नी थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में यह पढ़ा कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एवरेज रेट के साथ अपनी कुछ परेशानी थी। क्या परेशानी थी कि वो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग चेंज इन कंसंट्रेशन देता था, इसीलिए हमने टाइम इंटरवल को रिड्यूस करके बहुत कम कर दिया और उसे हम लोगों ने एक नया नाम दिया। उसे हम लोगों ने नाम दिया मेरा प्यारा बच्चा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। आप लोगों को मैं पिछली क्लास में ये बात बोला भी हूं और ये पिछली क्लास में हमने ये बात पढ़ाई भी थी कि इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है उसमें हम डेल्टा की जगह पर कौन सा टर्म यूज करना पसंद करेंगे, हम यहां पर डी वर्ड लिखेंगे। आप लोगों को पता था कि जब हम एवरेज रेट लिखते हैं तो एवरेज रेट में डेल्टा लिखते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो उसमें डी लिखते हैं। इतनी बात आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। चलिए मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जहां तक आप लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे कंटेंट की शुरुआत करता हूं। माना मेरे सामने प्यारा बच्चा कोई एक रिएक्शन लिखा था 2A + 3B और वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 4C + D। एक रिएक्शन हमने माना एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से यहां पर लिखा। ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है और ए और बी और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन इधर उधर के करने की जगह पर पहले इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगर माना मुझे रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैंने पिछली क्लास में रेट का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया। मैंने रेट के एक्सप्रेशन में यह लिखना सिखाया कि जब तुम रिएक्टेंट के साथ लिखो तो हमेशा माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। आप माइनस साइन के साथ ही रेट को एक्सप्रेस करोगे क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए यहां पर कौन सा टर्म लिखोगे, डी वर्ड लिखोगे। एवरेज रेट होता तो डेल्टा लिखते। एक बात और आप लोगों को बताया था मैंने कि आप यहां पर जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उनको हमेशा डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे। तो यहां पर जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा तो वो -1/2 DA डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू -1/3 DB डिवाइडेड बाई DT। आप चाहो तो रेट जिसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहो, मतलब जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहो, जिस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहो, किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, क्योंकि रेट जो होता है वो हर एक के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सब पे डिपेंड करता है। तो तुम किसी भी स्पीशीज के रिस्पेक्ट में रेट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ये बात नंबर 1 अच्छे से समझ लो। ये तो रेट का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका हमने सिखाया था। इसी में मैंने पिछली क्लास में एक बात और बोली थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के साथ हम एक शब्द लिखना सिखाए थे आपको, वो होता था रेट ऑफ डिसअपेरेंस। भाई रिएक्टेंट में रेट ऑफ डिसअपेरेंस टर्म को लिखते थे हम। रिएक्टेंट में रेट ऑफ डिसअपेरेंस शब्द इसलिए लिखते थे क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा था, इसीलिए हम लोग वहां पर डिसअपेरेंस लिखते हैं। डिसअपेयर का मतलब गायब हो जाना। अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस में ए की बात करूं या बी की बात करूं? अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए की तुम बात करोगे तो उसको लिखोगे माइनस का DA डिवाइडेड बाई DT। वहीं पे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अगर बी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का DB डिवाइडेड बाई DT। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट में आप हमेशा एक शब्द यूज करते हो रेट ऑफ अपेयरेंस। भाई रेट ऑफ अपेयरेंस को लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर होता जाता है, प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर रेट ऑफ अपेयरेंस लिखोगे। अगर सी की बात करें तो लिखोगे DC डिवाइडेड बाई DT, और अगर हम यहां पर डी की बात करें रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी तो वो लिखोगे D डिवाइडेड बाई DT। आप एक्सप्रेशन लिखना तो सबसे पहले सीख ही लो। एक बात बहुत अच्छे से सभी लोग दिमाग में याद रखेंगे कि रेट ऑफ अपेयरेंस की बात करो चाहे डिसअपेयरेंस की बात करो, आप कभी भी रेट अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस लिखते समय कोफिशिएंट टर्म नहीं लिखोगे। कोफिशिएंट वाले जो टर्म होते हैं वो केवल और केवल तब यूज किए जाते हैं जब मेरा प्यारा बच्चा रेट का पूरा एक्सप्रेशन लिखना हो। अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस में केवल DA डिवाइडेड बाई DT, DB डिवाइडेड बाई DT, रिएक्टेंट के साथ माइनस और प्रोडक्ट के साथ प्लस। ये इतनी बातें भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की हैं, लेकिन मैं यहां से ही क्लास का आगे बढ़ूंगा जिससे चीजें आपको प्रॉपर समझ में आए। चलिए देखते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो चलिए इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या है। एक न्यूमेरिकल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, न्यूमेरिकल को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को देखूं, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सिखाऊं कि भाई ये न्यूमेरिकल जो होगा वो न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम सिखाते हैं आपको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें यहां पर, तो मैं ये न्यूमेरिकल यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये न्यूमेरिकल आ गया है। भाई कहाँ जा रहे हो भाई, भागो ना तुम, तो भागे जा रहा है हर समय। ओके, हाँ ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल आपके सामने है मेरा प्यारा बच्चा। अब न्यूमेरिकल आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखें, ये न्यूमेरिकल कहता क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन क्या लिखा है, 2NO2 गैस में दे रखा है, प्लस ये क्या दे रखा है, F2 गैस में दे रखा है, और ये बना क्या रहा है, 2NO2F बना रहा है। भाई ये एक रिएक्शन होगी, चलिए अच्छी बात है, रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कह रहा है पहला क्वेश्चन कि राइट द इंस्टेंटेनियस रेट। आप रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ F2। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसमें तो खाली वो एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मतलब यहां पर पहले हम रेट का एक्सप्रेशन लिख दे रहे पूरा। अगर पूरे रेट का एक्सप्रेशन लिखो तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2, यहां पर क्या जाएगा DNO2 डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा माइनस का DF2 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा dt आ जाएगा, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा 1/2 DNO2F डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। ये पूरा रेट का एक्सप्रेशन है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि तुम रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, वो एक छोटे छोटे क्वेश्चन केवल बना के दे रहा है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, एक मिनट के लिए आपको सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F की फॉर्म में लिखना है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F। यहां पर अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F मतलब अपीयरेंस, फॉर्मेशन का मतलब एक तरीके से अपीयरेंस है, तो NO2F का अपीयरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा DNO2F डिवाइडेड बाई dt। यही तो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F। भाई चाहे मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F बोलूं, चाहे मैं उसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2F बोलूं। दूसरा टर्म वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि तुम रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 निकालो। एक्चुअली जब मैंने ये न्यूमेरिकल यहां पर लिखा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और उससे हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपीयरेंस निकालना होगा। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि मुझे केवल एक्सप्रेशन लिखने हैं बस, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखता हूं कि शायद अगले क्वेश्चन में आपको चीजों को सॉल्व भी करना पड़े। चलिए देखते हैं। अब आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, माइनस का DNO2 डिवाइडेड बाई dt। बात खत्म। कोएफिशिएंट नहीं लेते हो, हम 1000 बार बताए हैं, अपीयरेंस और डिसअपेरेंस लिखते समय आप कोएफिशिएंट कभी भी नहीं लिखते हो। यहीं पे थर्ड टर्म कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ F2 लिखो, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ F2 लिखना है तो माइनस का DF2 डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। कहीं कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता है जब रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपेरेंस लिखना हो। हाँ, रेट का जब एक्सप्रेशन लिखना होता है तो जरूर आप कंसीडर करते हो कोएफिशिएंट को। इतनी चीज समझ लेने के बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था हमारे सामने। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसमें केवल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं करना था। यहां पर एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको करना सीखते हैं, आराम से हो जाना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए सभी लोग। रिएक्शन दे रखा है 2A, वो 2A कन्वर्ट किस में हो रहा है, 4B में प्लस C में कन्वर्ट हो रहा है। एक रिएक्शन हो गई भाई, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। चलिए कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाई, इंक्रीज बाई का मतलब चेंज है ये भाई, चाहे इंक्रीज की बात करें चाहे डिक्रीज की बात करें, इतना इंक्रीज हुआ या इतना डिक्रीज हुआ, मतलब एक तरीके से वो चेंज ही दे रखा है। ठीक, तो वो चेंज दे रखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका दे रखा है, यहां पर वो चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखा है B का, मतलब dB डिवाइडेड बाई dt दे रखा है। और dB डिवाइड, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब से जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो डेल्टा B डिवाइडेड बाई dt ऐसे करके एक्सप्रेस नहीं करोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। कई किताबों में कई रेफरेंस में डेल्टा करके वो रिप्रेजेंट कर भी दिए हैं, यहां पर ध्यान दो जीत। कई किताबों में और कई रेफरेंस में वो क्या करते हैं कि डेल्टा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी वैसा ही रिप्रेजेंट करिए।
सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब हम आजकल बात केवल इंस्टेंटेनियस रेट की करते हैं, इसलिए आप डेल्टा के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में लिखना ज्यादा प्रेफर किया करो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या दे रखा था, बी, कि बी का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, इतना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन का। और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, सॉरी ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, केवल रेट नहीं, केवल डीबी है। और कितना टाइम में हो रहा है, 10 सेकंड में हो रहा है, ये इतना टाइम इंटरवल है। चलिए अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, 3 चीजें निकालनी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलिए, क्योंकि आज तुम बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद ही बता दे रहा हूं। वैसे मैं आपसे पूछता कि बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होता, तो आप कहते हैं कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जो होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो बी होगा वो है डीबी डिवाइडेड बाई dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का मतलब डीबी डिवाइडेड बाई dt है, ऐसे बोलते। फिर ये पूछा गया है क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, क्या पूछा गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मैं कहता कि जरा बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए वो क्या होता। आप कहते कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो हो जाता वो माइनस का डी ए डिवाइडेड बाई dt हो जाता। ये 2 चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस चीज को भी थोड़ा दिमाग में रखो। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने के लिए इस तरीके के जब न्यूमेरिकल आते हैं कभी भी, आप सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो, फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या पूछ रहा है। तो रेट का एक्सप्रेशन लिखो, तो पहले रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 डी डिवाइडेड बाई dt। भाई रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, रेट में जो कोफिशिएंट होता है वो हम डिवाइड कर देते हैं, फिर 1/4 dB डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, dt आ जाएगा, प्लस वहां पर क्या आ जाएगा, dc डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा, सीधी सीधी। ये रेट का एक्सप्रेशन है। इस क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालो, यू ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। अब अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना होता तो ये क्वेश्चन करते कैसे, तुम रेट में से कौन सा फॉर्मूला यूज करते, ये वाला फॉर्मूला यूज करते। सर हम यही फॉर्मूला क्यों यूज करते, क्योंकि इस क्वेश्चन में बी का चेंज दे रखा था 1/4 और डीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 × 10⁻³ वैल्यू रख देते। कितने टाइम में, 10 सेकंड में। पूरा इसी को सॉल्व करते, जैसे इसी को सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 5 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 और 0.2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। देखिए रेट निकल के आ गया। रेट पूछा नहीं था, अगर माना रेट पूछा होता तो हम इस तरीके से रेट निकाल लेते। पूछा क्या था, डीबी डिवाइडेड बाई dt। अच्छा डीबी डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर डीबी डिवाइडेड बाई dt यही चीज है। देखो हाँ देखिए, ये जो dB डिवाइडेड बाई dt जो था इसमें बस 4 नहीं आएगा। आप dB की वैल्यू कितना आया, 5 × 10⁻³ dt कितना आया 10, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ जाता। अब माइनस का TA डिवाइडेड बाई dt कैसे निकाले, हम ये वैल्यू कैसे निकाले। अब इस वैल्यू को जब तुम्हें निकालना है तो 2 ऑप्शन है, या तो DA डिवाइडेड बाई dt देखो यहां पे है, इसको तुम रेट के साथ यूज करो, या तो तुम रेट निकाल चुके हो तो रेट के साथ यूज करना सीखो उसे, या इस रिलेशन को dB डिवाइडेड बाई dt के साथ लिख लो, जिसके साथ लिखना चाहो। dB डिवाइडेड बाई dt दे रखा है, देखो देखो कैसे हम लिखते, कैसे माइनस का 1/2 dB डिवाइडेड बाई dt, ये वैल्यू दे कितनी रखी है, ये किसके इक्वल है 1/4, सॉरी गलत हो गया, माइनस का हाफ DA डिवाइडेड बाई dt लिखा है, वो इक्वल टू किसके है, प्लस का 1/4 dB डिवाइडेड बाई dt। हम इस रिलेशन को यूज कर लिए, जरूरी नहीं कि यही रिलेशन यूज करते, तुम रेट निकाल चुके हो तो चाहे रेट के साथ क्वेश्चन कर लेते। अब अगर हम इसको यूज करते, निकालना क्या था, माइनस का डिवाइडेड बाई dt, इतनी चीज हमें निकालनी थी, तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4 dB डिवाइडेड बाई dt, ये आया हाफ। और इतनी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, कहां निकाल चुके हो, देखो ये, तो कितना आंसर आया हाफ 5 × 10⁻⁴, पूरा सॉल्व किए तो 2.5
इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये देखो आपके सामने आंसर जो है निकल के आ। तो ये क्वेश्चन जब हो गया, एक क्वेश्चन ये ध्यान से समझो, अब मैं बिल्कुल जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन सबको दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो आंसर होगा वो प्रॉपर आ जाएगा। एक बात हमें ये बताइए कि स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है कि ब्लर हो रही है? कई बच्चों का कहना है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, सर ऐसा अभी कुछ दिख इशू रही आ है। रहा है क्या? मृदुल, अथर्व? सर प्रॉपर दिख रही है। प्रॉपर दिख रही है। हाँ प्रॉपर है, ठीक है मेरा अच्छा। तो नेटवर्क शायद दूसरे साइड से होगा, अमन का ब्लर है, बाकी कई बच्चों किसी एक को भी अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब सही है मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, ठीक है बेटा, जिसके यहाँ नेटवर्क इशू है, इसमें चल रहा है नेटवर्क इशू, तो कोई बात नहीं मेरा अच्छा। बाकी मैं इसको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, हो सकता है थोड़ी देर बाद सही भी हो जाए। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं एक क्वेश्चन खुद बनाता हूं और वो क्वेश्चन मैं खुद देता हूं, देखता हूं वो क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखिएगा बोर्ड पे, इसको हटा देता हूं, एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं। सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो बिल्कुल आसान है, तो कोई खास समस्या वाली बात नहीं होगी आपके लिए। बस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओ। देखिएगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बस इसको मैं थोड़ा सुधार के लिखना चाहता हूं क्वेश्चन। मैंने कहा फॉर अ रिएक्शन, एक हमने रिएक्शन लिखा, सभी लोग आंसर करेंगे, तुरंत बताएंगे। फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन हमने लिखा 2A + 3B गिव 4C + 5D, ऐसे लिखा। मैंने कहा इफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अकर फ्रॉम, कहां से कहां, 3 × 10⁻⁻⁴ मोलारिटी टू 2 × 10⁻⁻5, जबकि मोलारिटी जैसे लिख के आता है मैं वैसे लिख देता हूं, मोल पर लीटर टू 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। ठीक, अब आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। पहला, राइट द एक्सप्रेशन, आप सबसे पहले क्या लिखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए मेरा प्यारा बच्चा। ऑल्सो फाइंड, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, फाइंड करना है। पहला पार्ट रेट ऑफ, इसको करिए जिससे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो इसका मतलब साफ है कि आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आपके सामने, चलिए करके क्वेश्चन दिखाइए सभी लोग। क्वेश्चन में कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है कि माइनस और प्लस साइन को थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखिए सभी लोग। जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए, देखता हूं किसका पहले हो जा रहा है। करिए क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फोन पे थोड़ा सा छोटा स्क्रीन दिखता है, इसमें थोड़ी सी इशू आता है फोन पे। आजकल इन लोगों ने एक नया अपडेट दे दिया है ना, इसमें कभी कभी स्क्रीन कट जाती है कभी कभी। ठीक है बेटा, नेटवर्क इशू सही है, बस थोड़ा स्क्रीन वाली प्रॉब्लम कई बच्चों को हो रही होगी,
मैं देख भी पा रहा हूँ, बता कोई इशू नहीं है इसमें। सर अब सही हो गया है वो स्क्रीन वाली इशू। विजन आवाज बेटा नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसमें स्पीकर में प्रॉब्लम है, मैसेज कर दीजिए पटाख से तुरंत आंसर जिसका जो भी आया। जिसका आ गया आंसर वेरी गुड, जिसका नहीं आया है वो एक बार थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखे कि क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो तुम पहले रेट के एक्सप्रेशन को लिखते, कैसे लिखते रेट का एक्सप्रेशन, आर, यहां पर रेट का एक्सप्रेशन आ जाता माइनस का 1/2 डी, मुझे आंसर आ जानी चाहिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उससे पहले आंसर आ जानी चाहिए। अब बच्चे नहीं रहेगा कि बैठ के आपको एक छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाई जाए, तुरंत आंसर भेजिए मुझे जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। माइनस का डीबी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, यहां प्लस साइन आ जाएगा डीसी डिवाइडेड बाई डी टी। जिनको समझ में नहीं आया है वो स्क्रीन पे देखिए, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। आपने सबसे पहले इस तरीके से रेट के एक्सप्रेशन को लिखा प्यारा बेटा, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, पहला पार्ट था कि रेट के एक्सप्रेशन को लिखना। अब इसी के अंडर में पहला है रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना। तुम्हें निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, किसका, सी का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। कहेंगे किसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, माइनस का डीसी डिवाइडेड बाय डीटी। तुम्हें यह पता करना, यू हैव टू फाइंड दिस। इसमें तुम्हें कोएफिशिएंट थोड़ी लेके चलना है। चलिए जी, अथर का आंसर आ गया है, चलिए देखता हूं 1.4 इंटू, चलिए सबका आंसर चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। अब ये तुम्हें पता करना है, अब इसका तुम यूज किसके साथ करोगे, ए का चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखा है ना, तो इसको तुम यूज करना सीखो किसके साथ, इसके साथ यूज करो। इसको तुम किसके साथ यूज करोगे, इसके साथ यूज करो। क्यों भाई, हमें निकालना है माइनस डी, अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है ना, तो माइनस कहां से आ जाएगा, जब रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो माइनस नहीं होगा, वो प्लस आएगा। अब डीसी डिवाइडेड बाय डीटी निकालना है, दिया है एक एक्सचेंज का कंसंट्रेशन, तो ये रिलेशन लगाओ। क्या रिलेशन लगा दोगे यहां पर, माइनस का डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/4 डीसी डिवाइडेड बाई डी टी। सभी लोग आंसर लिख दीजिए, मैं चेक कर ले रहा हूं भी आपका। डीसी डिवाइडेड बाई डी टी जो होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 4/2 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। ओके जी, बिल्कुल सही। अब यहां पर डीसी ये वैल्यू रख लो, ये 2 टाइम आ गया, तो ये माइनस का 2 टाइम आ गया। चेंज इन कंसंट्रेशन निकालो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 में से क्या घटेगा, 3 इंटू 10⁻⁻4। पिछली क्लास में ये बताया था क्वेश्चन, तब भी तुम लोगों ने नहीं सीखा हो कैलकुलेशन, तो क्या बताऊं फिर। अब सॉल्व करोगे तो ये -2, अंदर सॉल्व करोगे तो पावर सेम बना लीजिएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5, उधर भी पावर सेम बना लीजिए, या तो -4 दोनों कर लीजिए। तो ये इसे लिखेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁻4, इसमें से क्या घटेगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10। यहां पर सॉल्व करो तो -2 पूरा सॉल्व किए तो 2.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10। इसको आगे जब सॉल्व किया तो ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया माइनस का आएगा, एक्चुअली निगेटिव है ना, तो वो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तो माइनस आएगा, तो यहां प्लस का हो जाएगा। ये 5.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगा पहला पार्ट। अब देखता हूं किसका आंसर आया है। रामकृष्णा का आंसर सही आया है, अफान का आंसर सही आया है, आयुष्मान सैनी गलत आंसर है, हर्षकांत 5 लाए हो, 5.6 नहीं आया है। सूरज वर्मा आपका आंसर पहला वाला तो अच्छा पहले दे दिया होगा। अथर आपका पहला ही आंसर गलत है, सूरज वर्मा का पहला पार्ट सही है, रोहित का पहला पार्ट सही है, जानवी का पहला पार्ट सही है, अथर सही है, प्रियांशु पहला पार्ट गलत क्यों है, कैलकुलेशन देखिए सभी लोग। जिसका पहला पार्ट गलत है वो ध्यान दीजिए। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कहते किसे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का मतलब हो गया माइनस का डीबी डिवाइडेड बाई डी। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लिया करिए कि क्वेश्चन में हमने रेट नहीं पूछा है, अगर रेट पूछा होता तो रेट के साथ हमेशा यूज करोगे, लेकिन जब रेट नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। अब इसको किसके साथ यूज करें, डीबी डिवाइडेड बाई डी टी, चाहे तुम सी के साथ यूज कर लो चाहे इसके साथ यूज कर लो, क्योंकि निकाल तो दोनों वैल्यू चुके हो। हम चलो इसी के साथ यूज कर लेते हैं, किसके साथ, इसको तो निकालना है, हम रिलेशन यहां यूज कर ले रहे हैं, माइनस का 1/3
डीबी डिवाइडेड बाई dt। आप चाहो तो इसको यूज करो इसके साथ, चाहे रिलेशन इसके साथ यूज करो, जो अच्छा लगे। तो हम इसके साथ यूज कर ले रहे हैं। अगर आप इसके साथ यूज करोगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ डी डिवाइडेड बाई dt। चलो ये लिख लिया हमने, माइनस माइनस कट गया, साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, dB डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि रेट हमेशा पास टू आना चाहिए, चाहे वो अपेरेंस की बात करें चाहे डिसअपेरेंस की बात करें। अगर गलती से भी आपका रेट पास टू की जगह निगेटिव आ गया, इसका मतलब गलत किया है आपने। अब dB डिवाइडेड बाई dt कितना आएगा, 3/2, यहां पर हाँ 3/2 dA डिवाइडेड बाई dt के इक्वल। अच्छा dA डिवाइडेड बाई dt क्या कहीं निकाला है हम लोगों ने, शायद निकाला होगा dA डिवाइडेड बाई dt। ये dA डिवाइडेड बाई dt यही तो है, ये इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू का मतलब ये इतनी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर ध्यान दो तो कितना है, 3/2, और कितनी वैल्यू है, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और यहां पर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, 10। ठीक, लेकिन ये आ रहा है माइनस। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, ना ना ना, हमने एक काम गलत कर दिया, हमने यहां माइनस माइनस कट कर दिया, जो हमें नहीं करना था। सर क्यों ये नहीं करना था, ये इसलिए नहीं करना था क्योंकि जो आपसे पूछा गया है वो माइनस dB डिवाइडेड बाई dt का टर्म पूछा गया, इतने की वैल्यू पूछी गई है, तो माइनस लेके ही चलोगे, तभी तो प्लस बनेगा। देखिए अब इसी को प्रॉपर सॉल्व कर लोगे तो प्रॉपर सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आया, 1.4 निकल के आ गया। तो ये 4.2 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, इतना आना चाहिए था। सूरज वर्मा का सही है 4.2। बी वाला ऑप्शन किसका, और किसी ने नहीं किया क्या भाई, ये तो गलत बात है। आप लोगों को जल्दी जल्दी से, हाँ सृष्टि का आंसर भी आया है सही, पलक का भी आंसर आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करने चाहिए थे। ये क्वेश्चन कोई इतने कठिन टाइप के नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़े, आसान से क्वेश्चन है। आपको बस रेट ऑफ अपेरेंस और डिसअपेरेंस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अपेरेंस और डिसअपेरेंस में कभी भी आप कोफिशिएंट नहीं ले रहे हो। देखो अपेरेंस निकालना था, कोफिशिएंट नहीं है, डिसअपेरेंस निकालना था, कोफिशिएंट नहीं है। रेट के टर्म में हमेशा कोफिशिएंट पूरे पूरे आते हैं। आप एक दो क्वेश्चन करोगे बैठ के प्रैक्टिस, तब ये समझ में आएगा। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसी जैसे 10-15 क्वेश्चन करवाऊं यहाँ पे, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा मोटो बनता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस सॉल्यूशन को देखिए, बार बार देख कर प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने आपको जो क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस करा दिया, रेट ऑफ अपेरेंस और डिसअपेरेंस के टाइप के, जो कि पिछली क्लास में मैंने इंस्टेंटेनियस रेट बताया भी था। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आता है, हल्का सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, चलिए उन्हीं में से एक एक करके फैक्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। मेरे सामने जो सबसे पहला फैक्टर है वो देखिए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, एक बात समझ लीजिए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा रिलेशन। पहला अगर आप देखोगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई सीधी सी चीज है। अभी आगे चल के एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तुम लोगों को। क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कोलिजन थ्योरी। जैसे माना आपके सामने कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कहा कि रिएक्टेंट तुमने डाला, ए डाला और बी डाला। तुम देखोगे कि रिएक्शन होता कैसे है। रिएक्टेंट पहले आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद तब वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सीधी सी चीज है कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे। तुम ज्यादा रिएक्टेंट डालोगे तो आपस में वो ज्यादा कोलाइड करेंगे। जब वो आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस रहते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात अपने दिमाग में बढ़ा लीजिए। इसीलिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वो पहला वही लिखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना रिएक्टेंट होगा उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही मेरा प्यारा बच्चा क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा। ठीक है, तो विजन ये है पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा।
इसके बाद अब हम आइए चलिए चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। चलिए टेम्परेचर पे समझते हैं। अगर मैं टेम्परेचर वाले फैक्टर पे देखूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस चीज को कैसे हम एक्सप्लेन करें कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया। कोलिजन थ्योरी पे ही चलिए, अभी कोई नई थ्योरी पे जाइए मत। कोलिजन थ्योरी का मतलब माना ये दो रिएक्टेंट हैं, तो ये दो रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। अब माना सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होगी ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी रिएक्टेंट के पास। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने इफेक्टिवली वो कोलाइड करेंगे। जितना तेजी से वो कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। मैंने क्या कहा कि एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे आप क्या करोगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसकी, रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और रिएक्टेंट की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब कोलिजन जो होगा वो मेरा प्यारा बच्चा मोर इफेक्टिवली होगा, ज्यादा अच्छे से होगा। और मोर इफेक्टिवली अगर कोलिजन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मोर प्रोडक्ट फॉर्म, ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस हैं। और ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनने के चांस हैं तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए फैक्टर नंबर 2। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है ज्यादा कोलिजन, सीधी चीज है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर ज्यादा तो उनके इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे और ज्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो दोनों फैक्टर आपको समझ में आने चाहिए। कोई डाउट है तो आप मैसेज मुझे तुरंत कर सकते हो, ठीक। थर्ड फैक्टर देखिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये तो आपने फैक्टर सुना ही होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस। कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। हम नेगेटिव कैटलिस्ट को यहां पर नाम देते हैं इनहिबिटर्स। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स। या तो मेरा प्यारा बच्चा कि तुम्हें अफान ज्यादा समझ में आ रहा है, या तो तुम्हें कोई मैसेज कर रहा है अलग से पर्सनली, मार चेहरे की खुशी कोने से अलग से लेवल की दिख रही है। इतना तुमको क्वेश्चन पढ़ के तो नहीं खुशी मिल रही होगी। दो फोन चला रहे हो क्या भाई? एक अलग ही टाइप की खुशी है चेहरे पे, मतलब ऐसे लग रहा है अरे हमको मैसेज कैसे कर दिया, मतलब अंदर से बिल्कुल गुलगुला रहा है बेचारा। चेहरे की हंसी यहाँ तक देखी जा रही है, बेचारे को बर्दाश्त नहीं हो पा रही इससे खुशी। बड़ा न्यूमेरिकल देख लो यहाँ, समझ लो। हम देखना रोक रहा है बेचारा, मुझे मुस्कुराहट रोक रहा है, कैसे भी मुस्कुराहट निकल ना जाए, समझ ना जाए सब। अजीब है। ध्यान दो, मेरे सामने दो फैक्टर हमने बताए कि कौन कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिस पर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा अगला जो है वो अगला है टेम्परेचर। जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में मैं क्या बता रहा हूं कि कैटलिस्ट यहां पर दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और यहीं पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। दो तरीके के कैटलिस्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को, क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं। आप कैटलिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कहां पर पढ़ोगे, जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब वहां पर ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तब तक आप बस इतनी बात अपने दिमाग में समझ लीजिए कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, वहां पर मैं तुमको सिखाऊंगा कि जो कैटलिस्ट का काम होता है वो केवल और केवल रिएक्टेंट को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि तुम लड़ाई करो। लड़ाई करने का मतलब जैसे हमने कहा कि दो तरफ दो सेना खड़ी है, सेना नंबर 1 सेना नंबर 2। अब दोनों चिल्ला रहे हैं कि हाँ मार डालेंगे, काट डालेंगे, खोपड़ी उड़ा देंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, चिल्ला रहे हैं। तब तक मैंने कोई दानवीर मेरे जैसा मिला, अरे तुम ऐसे कहाँ लड़ाई करोगे, चलो तुमको हम मैदान दे देते हैं, यहाँ लड़ाई करो, अच्छे से लड़ाई करो, खोपड़ी फोड़ी देना आज। तो वैसा ही काम कैटलिस्ट का होता है। वो बस यही करता है, वो क्या करता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कहता है कि तुम यहां पे आओ और यहां पर अच्छे से क्या करो, इफेक्टिवली कोलाइड करो। ये होता है एक कैटलिस्ट का काम। तो कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि कोलिजन को आसान कर दे, हो सकता है कोलिजन को डिफिकल्ट कर दें।
हम कैटलिस्ट को और अच्छे से बाद में सीखेंगे, तब तक आप केवल ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और निगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की जो स्पीड होता है उसको क्या कर देते हैं मेरा प्यारा बच्चा, डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बाद और रिएक्शन के रेट को कौन डिसाइड करेगा? चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है? आप इस रिएक्शन को देखो, यहां पर दिख रहा होगा, आप अगर रिएक्शन को देख रहे होगे, यहां पर क्या दिया है 2NO प्लस O2। क्यों क्या दिया है? 2NO2। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बीच में स्टार्टिंग में 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, फिर सोचेंगे कि हम तो CID के घर से हैं, वो फिर भाग जाएंगे और फिर आखिरी के 10 मिनट ज्वाइन करेंगे। वो सोचते हैं कि ये जो है ये या तो लास्ट में अटेंडेंस लेगा या तो पहले अटेंडेंस लेगा, तो अलग ही तरीके की बुद्धि लगाना चालू करते हैं, शुरू के 10 मिनट और आखिरी के 10 मिनट। चलिए, हमने कहा कि अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो एक ये रिएक्शन है, उसके नीचे ये रिएक्शन देखो, 2CO प्लस O2 गिव 2CO2। अब इन दोनों रिएक्शन को देखो, दोनों में जो रिएक्टेंट है मेरा प्यारा बच्चा, वो रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? वो रिएक्टेंट O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं इन बोथ केस। लेकिन यहां पर ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो क्या है? फास्ट है, और नीचे वाली रिएक्शन जो है वो स्लो है। बस अंतर क्या है? यहां पर NO है और यहां पर CO है। देखिए एक ही जैसे फॉर्मूले भी लग रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसके बावजूद भी पहली रिएक्शन फास्ट है और दूसरी रिएक्शन स्लो है। तो इसका ये साफ साफ मतलब पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का जो नेचर है, नेचर का मतलब रिएक्टेंट भाई नेचर ही नहीं उसका लड़ाई करने का, हम लड़ाई करेंगे ही नहीं, जो करना कर लो भाई। जब वो लड़ाई करेगा ही नहीं, कोलाइड ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट कहां से बना ले जाओगे भाई? जबरदस्ती थोड़ी प्रोडक्ट बना ले जाओगे। तो यही कहानी यहां पर है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के नेचर पे तो डिपेंड करता है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और समझ लीजिए। लास्ट फैक्टर, सॉरी सेकंड लास्ट फैक्टर, सरफेस एरिया। ये वाला जो फैक्टर है सरफेस एरिया, ये आप कई बार पढ़े होंगे। कहां पर पढ़े थे आपने? मैं याद दिला देता हूं। आपने क्लास 10th में एक क्वेश्चन किया था, जानते हो कौन सा क्वेश्चन? आपको एक क्वेश्चन पढ़ने को मिलता था कि अगर हमारे सामने एक एसिड हो, उस एसिड के अंदर जिंक के हम ग्रेनुअल्स डाल दें, ग्रेनुअल्स का मतलब टुकड़े डाल दें, और दूसरा में जिंक को पाउडर की फॉर्म में डाल दूं, तो किसमें रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी? इन विच केस? केस नंबर 1 और केस नंबर 2, किसमें रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी? जिंक के टुकड़े एसिड में डाल दें कि जिंक पाउडर डाल दें? तो आप वहां पर क्या पढ़ते थे? आप वहां पर पढ़ते थे कि जिंक पाउडर जब डालेंगे तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा रिएक्शन तेजी से होगी। यही आपने सीखा था, यही पढ़ा था आपने। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जो पाउडर्ड फॉर्म होता है, आपको मालूम है कि जो पाउडर्ड फॉर्म होता है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, कोलिजन के चांस जो होंगे वो उतने ज्यादा होंगे, मतलब उतना ज्यादा कोलिजन होगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, कैटलिस्ट का काम ही है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, जाओ कोलाइड करो। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अब हम ऐसे बोले, हमने कहा कि माना अब इनको कोलाइड करना है, अब इधर का सरफेस एरिया ये, इधर का सरफेस एरिया ये, अब ऐसे कोलाइड करें, या सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया तो कोलिजन ऐसे करे। तो जब सरफेस एरिया रिएक्टेंट का इंक्रीज हो जाता है तो उनके बीच में कोलिजन ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली होता है। जब कोलिजन ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो भी प्रॉपर्ली आसान से बनेगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए। चलिए जी, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। आपको मालूम है बहुत सारी रिएक्शन जो होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं लाइट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। बहुत सारी रिएक्शन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन था, वो रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट होगा तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। आप अभी क्लास 11 में पढ़ा होगा कि भाई एल्केन का क्लोरिनेशन, एल्केन के क्लोरिनेशन में पढ़ा नहीं था कि CH4 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में डाल देते तो एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्लोरीन आ जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब तुम क्लोरीन चाहे जितना उसमें डाल दो, अंधेरे में तुम बैठे हो, कभी रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तुम चाहे नीचे से हीट दे दो, अपनी खोपड़ी फोड़ डालो, तुम फांसी में लटक जाओ, रो उसके सामने, टेस्ट ट्यूब के सामने कि प्लीज 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 बन जाओ, यहां पर आदमी पिघल सकता है लेकिन रिएक्शन नहीं पिघलेगी।
सीधी सी बात यह है मेरा प्यारा बच्चा कि अगर सनलाइट होगा तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। तो कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन की स्पीड और रिएक्शन का होना सनलाइट पे भी डिपेंड करता है। तो आप यहां पर कई सारे फैक्टर देख रहे हो जो फैक्टर रिएक्शन के रेट को डिसाइड करते हैं। ये फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की फॉर्म में लिखा नहीं है, सब कुछ आपको जो बुकलेट में भेजूंगा अगर मिला हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भेज दूंगा आज मैं, वहां पर सब कुछ प्रॉपर लिखा है कि कैसे हम लिखेंगे सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरा बच्चा। जबरदस्ती का दांत निकालना बंद करो, नहीं खा जाओगे तुम लोग मार। लेकिन अब ये कहोगे मार के दिखाओ, कैसे पीट दोगे, हम तो ऑनलाइन। रामकृष्ण पांडे, तो राम जी हंसिए मत, ठीक है, नहीं तो रावण बन जाएंगे। तो यहां कहाँ तक की रहे? बातें इतना समझ में आ गया, चले इसके आगे थोड़ा सा चीज और समझाते हैं। ये सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा है और क्या क्या चीजें सीखा है उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही रखता हूं। कुछ थोड़े से टेक्निकल इशू जो हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, देन आगे बढ़ता हूं।